जेल गए हैं या जिन्होंने जो है अभी नौकरी की सीमा में नहीं है उनको पेंशन की सुविधा दे दी। उसके बाद हमने एक और निर्णय लिया कि ये जो आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र जिनके पास है, जिन्होंने आंदोलनकारी का जिलाधिकारी से प्रमाण पत्र बनवा रखा है, ऐसे सभी इनके जो परिजन हैं, जो उनके पाल्य हैं, उनको आरक्षण देने की व्यवस्था हमने कर दी। एक आरक्षण की जब व्यवस्था की तो उसके आधार पर भी कईयों की सेवाएं लगी। इसी दरमियान माननीय न्यायालय में मामला गया और माननीय न्यायालय ने उसको क्वेश कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार हार गई। सरकार ने ठीक तरीके से वहां पैरवी नहीं की, वर्तमान सरकार ने, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी हार गई। इसमें सीधे सीधे अगर कोई दोषी है तो वो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने सही तरीके से उसकी पैरवी नहीं की। उन्होंने ये बताने में असफल रहे कि इन्होंने प्रताड़ना झेली है, इन्होंने कोई चोरी उचक्की नहीं की, उन्होंने कोई सरकारी संपत्ति को लूटा नहीं है, इन्होंने एक स्वाभाविक आंदोलन किया है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी है, जिसमें तत्कालीन मुलायम सिंह जी की सरकार ने प्रताड़ना दी थी और उसके प्रतिफल में हमने इनको केवल मात्र उस प्रताड़ना के फलस्वरूप इनके परिवार की आर्थिक स्थिति जो खराब हो गई थी उसको ठीक करने के लिए व्यवस्था दी है। ये कहीं भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता, समानता के अधिकार को कहीं उल्लंघन नहीं करता। जब हम अन्य प्रकरणों पर आरक्षण दे सकते हैं तो हम इस पे भी ये राज्य का अधिकार है। ये बात सिद्ध करने में सरकार असफल रही, सरकार ने ठीक तरीके से पैरवी नहीं की और परिणाम यह है कि आज सारे आंदोलनकारी वहां आंदोलनरत हैं और वो इससे काफी हद तक क्षोभ में है, दुख में है। प्रकाश जी, इतने वर्ष बीत गए, जो लोग मरे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, रामपुर तराहा कांड हो या बाकी जगहों पर इस आंदोलन के लिए, उनकी हम तस्वीर भी नहीं लगा पाए विधानसभा में ले जाकर, गलियारे में। हाँ, ये इसमें कोई सरकार को नीतिगत फैसला नहीं लेना था, कैबिनेट नहीं बुलानी थी, ये एक छोटा सा कारिंदा कर देता अगर किसी मुख्यमंत्री की जरा सा इशारा हो जाता। वैसे इसको जब मंत्रियों के भवनों की साज सज्जा हर 3 महीने में बदल जाती है। नहीं, ये होना चाहिए, स्वीकार करता हूँ। गाड़ियां बदल जाती है मंत्रियों की, लेकिन इतनी छोटी सी चीज जिसका प्रतीकात्मक महत्व है, आप दुनिया में कहीं, आप तो बहुत अनुभवी और बहुत प्रतिभावान राजनेता हैं, आप दुनिया भर में कहीं देखिए, अपने शहीदों को याद करने के लिए हर सरकार कोई ना कोई जतन करती है। विधानसभा में हमने एक स्थल इसका निर्माण किया था जब मैं विधानसभा का अध्यक्ष था शुरू में, क्योंकि ये बात ये हुई कि वो भवन काफी छोटा है, जो आपने देखा होगा, वो केवल सीडीओ ऑफिस था और सीडीओ ऑफिस को हमने मॉडिफाई करके वो बनाया, उसमें स्थान बहुत कम है। लेकिन हमने बाहर लॉन में एक उसका वृक्ष का रोपण भी किया और उसमें प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडारोहण करते हैं, तो वहां पर हम शहीदों को याद करते हैं। दूसरा, शहर का जो राजधानी का मुख्य केंद्र है, उस स्थान पर शहीद स्मारक हमने बनाया हुआ है, जहां पर हम वो श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं प्रतिवर्ष। लेकिन जो विषय आप कह रहे हैं, ये बात हमारे मन में भी है, जब भी विधान भवन बने उसमें एक दीर्घा बने और वो घटनाओं से संबंधित जो कम से कम बताए इस आंदोलन का पूरी रहनी चाहिए, पूरी जानकारियां उस संपूर्ण घटनाक्रम से, आंदोलन के शुरुआत से लेकर के उस आंदोलन की विजय हासिल करने तक का, राज्य निर्माण तक की जो घटनाएं हैं, उस सभी घटनाओं का चित्रावलोकन करने के लिए एक गैलरी बननी चाहिए। कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए सरकार इतनी व्यवस्था तो करके जाए, बिल्कुल, जो लोग जान पाए कि उनके पुरखों ने कितना संघर्ष किया था तब ये राज्य बना। नहीं बनना चाहिए। पता जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है, आपदा आई, वो कितनी प्राकृतिक थी, कितनी इस कारण से थी कि सरकारों ने अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति से छेड़छाड़ की, ये इसमें अभी बहस में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन आपदा आ गई, ठीक है, आपदा पर किसी का बस नहीं, ये भी स्वीकार्य है तर्क। लेकिन आपदा के बाद जो प्रोएक्टिव मोड में सिस्टम दिखना चाहिए था, तंत्र और सरकार दोनों, पॉलिटिकल लीडरशिप और ब्यूरोक्रेसी, वो उत्तराखंड में मुझे कहीं दिखे नहीं। बिल्कुल ठीक है। 16 जून को आपदा आई थी और 16 जून से लेकर के आज 8 महीने हो गए और इन 8 महीनों में 5 दिन शुरू के अगर हम निकाल दें तो वो पूरी तरह से राज्य सरकार की विफलता के दिन थे। जिन विफलता के दिनों में राज्य सरकार ये तय नहीं कर पाई कि आपदा कितनी, उसकी भयावहता कितनी है। 5 दिन के बाद एनडीआरएफ ने और आर्मी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद रेस्क्यू ठीक हुआ, वो आपने और हमने बहुत करीब से देखा है, उसको समीक्षा भी की है। लेकिन इसके बाद का
जो घटनाक्रम है वो पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को केंद्र ने प्रथम किस्त के रूप में 1260 करोड़ रुपया दिया, 1260 करोड़ रुपया। ये जो 1260 करोड़ रुपया दिया था, इससे राज्य सरकार केंद्र की अपेक्षा थी कि आप तत्काल प्रभाव से जो सड़कें बंद हैं, पानी की योजनाएं बंद हैं, जो बिजली की योजनाएं बंद हैं, जो रास्ते टूटे हुए हैं उनको निर्माण करो, जो मकान 9600 मकान टूटे हुए हैं उन मकानों का पुनर्निर्माण करो। राज्य सरकार अनिर्णय की स्थिति में रही, आज की तिथि पर भी अनिर्णय की स्थिति में, और परिणाम क्या है? 4200 गांव आज प्रभावित हैं, 4200 गांव आज प्रभावित हैं, 9600 मकान प्रभावित हैं, 3700 गांव में बिजली के पोल टूटे हुए हैं, 969 गांव में आज पानी की योजनाएं ध्वस्त हैं, 1840 गांव सड़कें जो है टूटी हुई है, 9000 किलोमीटर सड़कें टूटी हुई हैं। ये अवस्थापना सुविधा का हाल है। सरकार दिखाने के लिए क्या करती है? कहती है वो कोई रैली निकाली इन्होंने, वो मोटर कार रैली, पता नहीं क्या नाम दिया उसको, वो रैली निकाली, रैली एक लोकसभा में घूम करके आ जाती है। वो रैली की कारें कई जगह फंसती है, वो बेचारे जो सम्मिलित हुए थे वो कहेंगे भैया वहां मत जाना, वहां तो बहुत खराब स्थिति है। ऐसी परिस्थिति राज्य की बन गई कि वहां 9000 किलोमीटर सड़कें चाहे जिस राज्य में टूटी हुई हो, अवस्थापना सुविधा चौपट हो गई हो, उन मकान के लोग जो 9600 के लगभग मकान टूटे हैं, वो मकान के लोगों की इस ठंडे में क्या स्थिति हो रही होगी कल्पना से बाहर है। उनको आपने लाख 2 लाख 5 लाख रुपए पकड़ा दिया और कहा जाओ। अब इससे तो काम नहीं चलेगा, उनका तो सब कुछ चौपट हो गया, रोजगार चौपट हो गया, आखिर वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे? सरकार ने चिंता नहीं की। 8 महीने का ये जो मैनेजमेंट का पीरियड था, सरकार फेल हो गई। और फेल होने के कारण क्या था? ये दिल्ली दौड़, वो रोज दिल्ली पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली दौड़ रहे हैं, मंत्री दिल्ली दौड़ रहे हैं, और मंत्री गण के जो अपने विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी विकास से वंचित हो गए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। प्रकाश जी, जहां अभी उड़ीसा में एक आपदा आने का संकेत मिला, वैज्ञानिकों ने उसकी चेतावनी दी, आ जाती तो बड़ी आपदा होती, दुनिया हिलती उससे, कई लाख लोग प्रभावित होते। लेकिन नवीन पटनायक की सरकार ने बहुत प्रभावशाली ढंग से लाखों लाख लोगों को सुरक्षित वहां से विस्थापित कर दिया। लाखों लाख लोगों को, छोटा काम नहीं था, लाखों लाख लोगों को विस्थापित करना, और खतरा टल जाए तो फिर उनको उनके मूल स्थान पर लाना। ये 2 काम सरकार ने किए। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में अगर दूसरी आपदा उस स्तर की कभी भगवान न करे आए, लेकिन अगर आती है तो इस बार वहां का तंत्र बहुत पिछली बार की अपेक्षा बेहतर, प्रभावी और कार्यक्षम दिखेगा? आज की तिथि पे तो मेरा उत्तर होगा नहीं। इसलिए कारण क्या है कि अभी जीएसआई की रिपोर्ट आई है। जीएसआई ने कहा है कि 278 गांव खतरे की जद में है। अगर थोड़ा भी बारिश ज्यादा हो गई, हमारे यहाँ 1600 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल है, और 1600 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल का मतलब है कि अगर 100 दिन बारिश होती है हमारे यहाँ, अगर अभी बारिश हो गई तो ये 278 गांव में से कितने गांव बह जाएंगे ये नहीं कह सकते। सरकार का जो नेटवर्क होना चाहिए था, जैसा हम एक आध बार चर्चा में भी कर चुके हैं, अभी तक वो मॉक ड्रिल वाला विषय आप उठाते हैं, वो कभी नहीं हुआ। आपका जो तंत्र नीचे गांव स्तर पर होना चाहिए था आपदा प्रबंधन का, वो तंत्र नहीं है। इनके पास 14 सैटेलाइट फोन थे, उनके लाइसेंस तक निरस्त हो गए, वो ये रिवाइव नहीं कर पाए। सैटेलाइट फोन संचार सुविधा इनके पास नहीं विधिवत। जिस समय ये दैवीय आपदा आई थी, ऊपर से सूचना ही नहीं मिल पा रही थी कितना क्या हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश में हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता, आदमी पैदल जा नहीं सकता। आखिर जो व्यक्ति ऊपर है वहां से सैटेलाइट फोन के माध्यम से तो सूचना भेज सकता। तब उत्तराखंड ने इस बड़ी आपदा से क्या सीखा? पहली केवल इतना सीखा कि आपदा आएगी तो संपदा लाएगी? नहीं, हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन पहली शिक्षा क्या कि पहले तो हमको अपने प्रबंधन तंत्र को मजबूत करना चाहिए, और उस प्रबंधन तंत्र में 173 पद हमारे खाली हैं अभी भी, उसमें अभी नियुक्तियां नहीं हुई, वो प्रक्रिया नहीं हो पाई। हमारे वो सारे पदों को भरा जाना चाहिए। हमारा नेटवर्क जो जिले स्तर पर हमारा आपदा प्रबंधन जो एक यूनिट है वो एक्टिवेट हो, वो काम करना शुरू करे। हमारे जो राजस्व कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, होमगार्ड हैं, पीआरडी के जवान हैं, ये सबको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति से बचा जाए। लेकिन अभी वो कुछ शुरू नहीं हुआ। ये सब कुछ होना चाहिए। आपने सवाल उठाया कि आज अगर कहीं भगवान न करे ऐसा हो जाए तो क्या होगा। आज अगर ऐसा हो गया तो फिर इससे जो परिस्थितियां हुई इससे भी ज्यादा भयावह स्थिति होगी, क्योंकि कोई भी परिस्थितियों से बचने का उपाय अभी तक नहीं हुआ है। प्रकाश जी, मैं उम्मीद करूंगा कि उत्तराखंड की सरकार, ये सरकार हो या इसके बाद कोई सरकार आए, वो सरकार कोई मुख्यमंत्री हो, वो कम से कम अपने प्रदेश की जनता को आपदाओं के बाद के संकटों से उबारने का भरोसा तो देने लायक बने। आपदा रोकने का भरोसा कोई नहीं दे सकता,
लेकिन आपदा के बाद के संकटों से बचाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों सरकारों पर होती है लोकतंत्र में, ऐसा मैं मानता हूं। प्रकाश जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश पंत। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाबों के सिलसिले के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए समाचार प्लस।